हंसते क्यों रे? अच्छी बताओ, हंसा जाता है टाइम टेबल पर। आप बोलेगा हंसने की भी एक टाइम है। लोग लोग मर गया ही करेगी क्या? बस हाँ, तो दादी मरा है तुम लोग हंस रहे की? हंसी, हे भगवान, हॉस्पिटल में आई तो हंस देगी। चलो समय के साथ सीख जा। ठीक किया, ऐसा करो उसको तोड़ दो बुआ। चलो हम लोग लेकर चलते पॉलिटी बुआ। पॉलिटी में कितना लेकर चलेंगे? 6 लेसन लेकर चलेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट क्या है? सर्वप्रथम यह समझो, लोकतांत्रिक व्यवस्था होता क्या? लोकतांत्रिक किसे कहते हैं? जनता के द्वारा जनता के लिए चलाए गए शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक। लोकतंत्र किसे कहेंगे? लोकतंत्र। जनता के लिए जनता के द्वारा चलाए गए शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। क्या कहेंगे? लोकतंत्र। तुम लोग कब हुआ एक गेमिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैथ जैसे एग्जाम का गेमिंग। इस संडे जो एग्जाम लेंगे तुमको 8 बजे, इस संडे एग्जाम लेंगे 8 बजे लेंगे ना, तो 1.5 घंटा का बुआ एग्जाम होगा। 1.5 घंटा का एग्जाम, हिस्ट्री के एग्जाम लेंगे। 1 से लेकर कितना अध्याय तक? 5 अध्याय तक पढ़ा हो चुका है। 1 to 5 लेसन तक पढ़ा हो चुका है। उसमें 1 से लेकर 5 अध्याय तक क्वेश्चन लेंगे। टोटल 50 नंबर का टेस्ट होगा। अब 50 नंबर टेस्ट में जैसे एक कितना, जितना बच्चा हो तो बच्चा में कम से कम तुमको कितना हुआ? 35 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा। जो 3 स्टेज में तुम्हारी एग्जाम होगा। टोटल 50 से अब हुआ कितना? 50 से 150 नंबर आएगा। 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आप 35 गुने 3 मतलब 105 नंबर तुमको 3 स्टेज में नंबर आना चाहिए। पहला स्टेज मान लीजिए हिस्ट्री तुम्हारा कमजोर है, 30 नंबर आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हो। अब 2 एग्जाम जो बचल रहेगा उसमें 35 नंबर लाओगे, तब जाकर वो रेस में बनी रहोगे। इस प्रकार से तुम लोग का टेस्ट हो। जैसे 10th क्लास के टेस्ट ले रहे हैं, तो कल संडे, परसों संडे के एग्जाम है, तो हम लोग लेकर आते हैं बिना समय गवाए हुआ पॉलिटिकल साइंस है। चैप्टर हुआ कितना? 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट, ठीक है? तो 6 में हम कहते हैं 1971 के बाद राजनीतिक। 1971 में वो शिमला समझौता होता है। 1965 में ताशकंद समझौता होता है। नहीं, 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। पहला नंबर तो डेट हम देख लेते हैं, डेट क्या क्या। इससे पहला चैप्टर में हम 5 अध्याय में क्या क्या पढ़ाए थे। 1947 में क्या हुआ था? देश के आज़ादी मिली थी। क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। देश का आज़ादी मिली थी ना 1947 में। 1952 में, 1950 में उसके बाद क्या हुआ? संविधान लागू हुआ था ना। 1952 में क्या हुआ था? प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। उसी प्रकार बोला जाए 1957 में क्या हुआ था? द्वितीय आम चुनाव हुआ था। 1960 में क्या हुआ था? बुआ खतरनाक दशक रहा था, सब कुछ के लिए खतरा, भुखमरी आ गया था ना। 1960 की बात बोला जाए तो भुखमरी आया था। 1962 की बात बोले, भारत और चीन के बीच क्या होता हुआ? युद्ध हुआ था। भारत चीन के बीच क्या हुआ था? युद्ध। 1964 की बात अगर बोले तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाता। 1965 की बात अगर बोले, 1965 की बात बोले तो क्या हुआ था? बुआ भारत पाकिस्तान के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। 1966 की बात बोले, 1966 में क्या होता है? ताशकंद समझौता। 1966 में एक और चीज होता, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाता। 1969 में क्या होता? लोकसभा का चुनाव होता है, प्रथम चुनाव होता है ना। 1971 में क्या हुआ था? 1971 में शिमला समझौता, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारा दिया था। अब स्टार्ट होगा 1971 के बाद। मतलब इंदिरा गांधी ने गरीबी को हटाओ नारा दिया था। और इंदिरा को हटाओ किसने नारा दिया था? कौन? आइलैंड साहब। इंदिरा को वो हटाओ, जैसे कि जैसे गांधी जी को अर्धनगर फकीर कहा था, मतलब आधा नंगा शरीर बोला था। अब आधा वस्त्र पहनने वाले किसने? विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। चलो हम लोग लेकर आते हैं मुख्य मुद्दा पर। आप ध्यान दो, यहाँ पर क्या क्वेश्चन हुआ है, उठा दो इसको। 1971 के बाद बता राजनीतिक क्या है? 25 जून 1975 से लेकर 18 माह तक अनुच्छेद 352 के प्रावधान 352 के प्रावधान अतिरिक्त आंशिक के तहत भारत में आपातकाल लागू हुआ था।
अगर बोलेंगे बुआ भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था, तो 1975 1971 में। 1971 में भी भारत में अकाल लागू हुआ था बुआ। और जून 1975 में 18 माह तक सबसे लंबा आपातकाल की बात बोला जाता है बुआ, यही लगा था 18 माह तक 352 का आपातकाल। आपातकाल की घोषणा हुआ था तो बुआ ये लागू हुआ था कब, 352 में। कहा था आपातकाल में देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियों केंद्रीय सरकार को समर्पित कर दिया था। वो वहां राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकता, कौन सरकार कर सकता है, केंद्रीय सरकार। कुछ क्वेश्चन आता आपातकाल के प्रमुख कारक कौन है। आपातकाल के प्रमुख कारक की बात अगर बोला जाए बुआ तो बोलेगा आर्थिक कारक, छात्र आंदोलन, नक्सलीवाद आंदोलन, रेल हड़ताल, न्यायपालिका के संघर्ष। ये बुआ 5 के था आपातकाल के प्रमुख कारक। आपातकाल कितने प्रमुख कारक है बुआ, 5। क्या क्या बोलेगे, आर्थिक कारक, छात्र आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, रेल हड़ताल, न्यायपालिका के संघर्ष। कौन, न्यायपालिका के संघर्ष, याद रहेगा ना। हम बोलेंगे आपातकाल के प्रमुख कारक कौन कौन था, तो रेल हड़ताल, न्यायपालिका के संघर्ष, नक्सलवादी आंदोलन, छात्र आंदोलन, आर्थिक कारक। हो सकता बुआ कल इसे पूछ सकते हैं, हमें भी पूछ सकते हैं बुआ पहला आपातकाल जो लगा था कितने दिनोर तक लगा था, तो 18 माह तक। कब से लगा था, 25 जून 1975 को। किसके शासनकाल में लगा था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और आपातकाल जो लगता है किस अनुच्छेद के तहत लगता है, वो 352 के तहत। हमेशा याद रखना, हम है पागल, कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कॉपी पर वो नोट डाउन करते चलना। अब कल तक 2-4 को बच्चा नहीं आएगी, हमारा भरोसा है, पक्का भरोसा। हम मारने के हम कहीं मार सकते हैं। आर्थिक कारक आप ध्यान दो, आर्थिक गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास नहीं कर पाया था। गरीबी हटाओ के नारा बुआ कब दिया था, इंदिरा गांधी ने 1971 में। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने दी थी। इंदिरा गांधी। बांग्लादेश के संकट से भारत में अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। बांग्लादेश आजाद हुआ था वो 1971 में। क्या बोलेगे, 1971 में। तो बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी क्या पड़ा था, वो बोझ पड़ा था। अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया। अमेरिका ने इंदिरा गांधी के समय में अमेरिका ने भारत को हर तरह के जो जितना भी सहायता वो प्राप्त होता था सब देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। सब देना बंद कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को बढ़ने से विभिन्न चीजों की कीमत में बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हुआ, उस समय तेल की कीमत में बढ़ोतरी हो गया। अभी अगर तेल की कीमत में बढ़ोतरी होता है, सब कीमत में बढ़ोतरी होगा कि नहीं। अच्छी बताओ, तेल की कीमत में बढ़ोतरी जब होता है तो सब कीमत में क्यों बढ़ोतरी होता है। रीजन है ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई बुआ। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की बहुत बढ़ गई थी उस समय। आर्थिक कारक, सरकार ने खर्चा कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था। मतलब सरकार क्या किया था, खर्चा कम करने के लिए सरकारी वेतन क्या कर दिया, कम कर दिया। सरकार अपनी तरफ से सरकारी वेतन क्या कर देता है, वो कम। अगला देखो, छात्र आंदोलन क्या करता है। तो छात्र आंदोलन वो क्या किया था, गुजरात के छात्र ने खाद्यान्न, खाद्य तेल व अन्य आवश्यकताओं वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत के तथा उन पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ 1974 में आंदोलन शुरू किया था। अगर छात्र आंदोलन की बात बोला जाए बुआ, छात्र आंदोलन कब किया था, 1974 में। कब किया था बुआ, 1974 में। छात्र आंदोलन कब किया, 1974 में शुरू किया। मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों और खाद्यान्न अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्र आंदोलन शुरू किया। मतलब 1974 में गुजरात छात्र आंदोलन और मार्च 1974 में बिहार छात्र आंदोलन। अगर बोला जाए बिहार में छात्र आंदोलन बुआ कब हुई थी, क्या बोलेगे, मार्च 1974। और गुजरात में छात्र आंदोलन कब हुआ था, जनवरी 1974। गुजरात में जनवरी 1974 और बिहार में मार्च 1974। चलो आगे देखते हैं। ले जाए तुम्हें कहाँ हवाएं। जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी, मतलब हम लोग लेकर चलते हुआ जयप्रकाश नारायण जी ने क्या क्या किया था। संपूर्ण क्रांति की बात अगर बोला जाए, किसने किया था बुआ, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की बात जहाँ आवे तो हमेशा बोलना जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जेपी ने इस आंदोलन का नेतृत्व
शर्तों पर स्वीकार किया था। यानी कि वरिष्ठ नेता थे, बोला कि कुछ मेरा शर्त होगा तभी जाकर हम इसको स्वीकार कर सकते। वह शर्त क्या था, ध्यान दो। वह शर्त अब वह 1 नंबर में आंदोलन और अहिंसक रहेगा। मतलब आंदोलन में एक भी हिंसा नहीं होना चाहिए, टायर नहीं जलना चाहिए, बसें नहीं जलना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए और अहिंसक होना चाहिए। यह बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, अपने राष्ट्रीय व्यापी होगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति सर्वोच्च लोकतंत्र की स्थापना की थी। संपूर्ण क्रांति जहां देखे तो हम लोग क्या मानेंगे बुआ, जयप्रकाश नारायण। जेपी ने भारतीय जनसंघ कांग्रेस, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, गैर कांग्रेस लोकदल समर्थन से संसद मार्च का नेतृत्व किया। संसद मार्च से नेतृत्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात बोलते हैं। अच्छा, इसे क्या नाम दिया गया, संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। यहीं पर क्वेश्चन आएगा, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध में प्रेरित बताया। मतलब व्यक्तिगत रूप से इंदिरा गांधी। राम मनोहर लोहिया जयंती हम 30 जनवरी को मनाते हैं। राम मनोहर लोहिया जयंती हम कितने जनवरी को हुआ? 30 जनवरी को मनाते हैं। हमारे पेट निकल जाला, हाँ सुखल जा रहा, बताओ जाने ज्यादा सोने ना। तुम खाना खाती हो? खाना को तुम खाती हो, खाना तुमको खा जाती है? हाँ, तेरे को खा जाता। राम मनोहर लोहिया जयंती देखो, जब हुआ था 23 मार्च 1910 में, मृत्यु हुआ था 12 अक्टूबर 1967 में ना। बहुत कम दिन जिए रे, और 57 साल जिए। कितना साल? 57 साल। विचारधारा की बात बोला जब वह समाजवाद था, समाजवादी था, चिंतक गांधीवादी था। गांधी वो परिवार था। गांधी जी स्पेशलिस्ट बोला जाए, गांधी जी के बारे में सब जानता है, लेकिन गांधी जी के बेटा के बारे में कोई जानता है? 4 गो बेटा था। गांधी जी के बारे में सब जानता है, क्या गांधी के बेटा के बारे में जानते हो? नहीं, कहीं कहीं लिखल रहेगा गांधी जी के बेटा के बारे में ना। ये बात है कि ना, तो बहुत बात है। जयप्रकाश आके देखते विचार, समाजवाद, समाजवादी, चिंतक गांधीवादी थे। आगे ध्यान दो, राम मनोहर लोहिया और समाजवाद क्या है। राम मनोहर लोहिया ने 5 प्रकार की असमानताओं को चिन्हित किया था, जिनसे एक साथ लड़ने की आवश्यकता। इस सूची में उनके द्वारा दो और क्रांतियों को जोड़ा गया। यह 7 क्रांति कुछ इस प्रकार है। स्त्री और पुरुष के बीच असमानता, स्त्री और पुरुष क्या दर्शाया गया था? वह असमानता। और त्वचा के रंग के आधार पर असमानता, त्वचा के रंग के आधार पर असमानता नहीं करना ना। हाँ, तो कारी हो, हम तो कारी बोलते हैं, इसका मतलब भी थोड़ी बोले नहीं करना है। तो तुमको हम छाट रहे हैं दुनिया से, हम तुमको बोले बुआ जाओ दीराम घर बसा लो, ऐसा हम बात बोले हैं? तो तुम कारी हो तो हम बोलते हैं कारी, है कि ना। अब नाम क्यों लिया जाता है? क्वेश्चन है, जाति आधारित असमानता वो नहीं होना चाहिए। कुछ देश द्वारा दूसरे देश में औपनिवेशिक शासन होना चाहिए। आर्थिक असमानता हुआ है। नागरिक स्वतंत्रता के लिए जीवन पर अन्य पूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ। उसके बाद वह सत्याग्रह कहा था, सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों को त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर अनुसरण करने के लिए क्रांति होना चाहिए। ठीक है, जब कुछ नहीं करेंगे तो क्रांति क्या ही कहो। ये 7 क्रांति या समस्त क्रांति लोहिया के लिए समाजवाद अर्थ आदर्श थी। या किसका हुआ? लोहिया। लोहिया मतलब राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? 1910 मार्च 1910। मृत्यु कब होता है? 1967, मतलब 57 साल जिए थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, एक स्टेशन का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बड़ा बढ़िया लगता है, एकदम सुनने में बड़ा लाजवाब लगेगा। क्वेश्चन है, इनका जन्म हुआ 25 सितंबर 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 25 सितंबर 1916। ये बेचारा मर गए थे कब? 11 फरवरी 1968। भी कम में दिन जिए थे। पेशा क्या था? वो दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिक थे। राजनीतिक दल क्या था? वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। आप ध्यान, दीनदयाल उपाध्याय का मतलब क्या होता है समझाते हैं। इसका क्या, यह समानता एवं हिंदुत्व विचारधारा के महत्वपूर्ण मानते थे। इनके अनुसार कहा जाता है
तो वो आता इनके अनुसार मनुष्य विकास का केंद्र होता है। बात सही है, हर मनुष्य एक विकास का जड़, विकास का केंद्र है। व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक मानव के लिए एक गरिमामय जीवन सुनिश्चित करना एकात्मक मानवतावाद उद्देश्य है। कहा था एकात्मक मानवतावाद के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग किया जाना चाहिए, जिनसे उन साधनों का पुनः प्राप्त हम कर सकते हैं। मतलब अगर साधन तुम्हारे पास कुछ है, उसको बढ़िया से वह उपयोग करो ताकि हम पुनः प्रयोग उसे कर सकते हैं। आगे है एकात्मक मानवतावाद का दर्शन 3 सिद्धांत पर आधारित है। वह सिद्धांत कौन कौन सी है, ध्यान दो। वह सिद्धांत की बात अगर बोला जाए तो कौन कौन सिद्धांत है, याद कर लेना बुआ, याद रखना। समग्रता का प्रावधान, धर्म की स्वतंत्रता, समाज की स्वायत्तता, ठीक है। नक्सलीवाद आंदोलन किसे कहते हैं, हम तुमको क्वेश्चन दे सकते हैं, नक्सलीवाद किसे कहते हैं या नक्सलीवाद आंदोलन क्या है। हम लोग आंदोलन ही पढ़ाई कर रहे हैं। नक्सलवाद आंदोलन किसे कहते हैं, नक्सलीवाद आंदोलन क्या है। तो इस अवधि के संसदीय राजनीतिक विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह की सक्रिय बढ़ी। इन समूह में मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था में समाप्त करने के लिए हथियार और राज्य विरोधी तरीकों की भी सहारा लिया गया था, ठीक है। नक्सलवाद आंदोलन हम पढ़ा रहे हैं, कौन है नक्सलवाद आंदोलन। तो 1967 में हुआ, याद रखना मुख्य रूप से, क्या याद रखना 1967 के बारे में। 1967 के बारे में कहा जाता है, ध्यान दो। 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी इलाके के किसानों ने हिंसक विद्रोह किया था। इसे नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। मतलब 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अपने नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से नक्सलवादी इलाके के कुछ किसानों ने क्या क्या घोटालाबाजी किया था, हिंसक विद्रोह कर दिया था। उसी वक्त से क्या लिखाना स्टार्ट हो गया, वो नक्सलवादी। नक्सलवादी अगर बोला जाए तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल इधर क्या पड़ता है, हुआ दार्जिलिंग ना, दार्जिलिंग से स्टार्ट होता। कब 1967, कब बोलेंगे 1967। अगर हम बोलेंगे वह नक्सलवाद तो तुम बोलेंगे 1967। नक्सलवाद कौन जिला से स्टार्ट हुआ था, कौन, दार्जिलिंग। कौन सा, दार्जिलिंग। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। 1969 में चारों मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का गठन किया गया था। मतलब अगर सीपीआई के नेतृत्व में मार्क्सवादी लेनिनवादी क्या पार्टी का गठन किया गया और इन्हें क्रांति के लिए मुरिल्ला युद्ध की रणनीति का अपनाई। किसका हुआ, मुरिल्ला युद्ध का रणनीति का अपनाई 1969 में। नक्सलवादियों ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दे दिया। ध्यान दो, नक्सलवादी क्या करता था, वो धनी और भूमि स्वामियों कहलाते थे, उनसे भूमि छीन लिया करते थे। गरीब और जो भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं था, उसको दे दिया करता था। कौन, नक्सलवाद। वर्तमान में 9 राज्य के 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा जारी है। मतलब वर्तमान में अभी 9 राज्यों में से 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवाद, अभी भी नक्सलवाद है। इनकी मांगे निम्नलिखित है। नक्सलवाद के मांग अगर बोला जाए, नक्सलवाद की मांग क्या कहते, ध्यान दो। पहला नंबर तो नक्सलवाद की मांग क्या, और बात हम बोले तो इन इलाकों के लोगों को उपज में हिस्सा, पट्टे की सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे बुनियादी हक दिए जाए, ठीक है। यानी कि जो वो मजदूरी करते हैं उसको बुनियादी के जो नियमित रूप से क्या किया जाए, वो मजदूरी दिया जाए, ठीक। आगे कहा जाता है जबरन मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन, सूदखोर तथा द्वारा शोषण से इन लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। मतलब सूदखोरी ना होना चाहिए, ठीक। और बाहरी लोगों द्वारा संशोधन का दोहन नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों से कृपया काम कराया जाए, सूद ज्यादा नहीं लिया जाए, ठीक है। आगे देखते हैं वो रेल हड़ताल के बारे में। रेल हड़ताल के बारे में हम लोग लेकर चलते हैं। तो रेल हड़ताल क्या था, तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेल कर्मचारियों की सेवा, बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल किया था। यानी कि वो रेल हड़ताल किसने किया था, 1974 में। रेल हड़ताल की बात बोला जाए किसने किया,
74 में किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस। याद रखना, हम यहाँ नाम पूछेंगे। जॉर्ज फर्नांडिस 1974 में क्या किया था? रेल हड़ताल किया था। रेल हड़ताल। सरकार में हड़ताल के असंवैधानिक घोषित किया गया, उनकी मांगे स्वीकार नहीं किया गया बुआ। मतलब बोला गया ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो संविधान में असंवैधानिक बुआ घोषित किया गया और रेल हड़ताल की मांग को यहाँ नहीं माना गया। आगे देखते हैं, इसमें मजदूरों एवं रेलवे कर्मचारी, आम आदमी, व्यापारी और सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हुआ। न्यायपालिका के संघर्ष। न्यायपालिका के संघर्ष की बात अगर बोला जाए तो सरकार ने मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति के अधिकार में काट छांट, नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकार पर ज्यादा शक्ति देने और जैसे प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय के निरस्त कर दिया। कहता सरकार ने J.M. सेलेट के S. हैंगरे एवं N. ग्रोवर के वरिष्ठता की अनदेखी करके A.N. रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात अगर बोला जाए तो किसको कर दिया बुआ? नाम बोलो। क्या बोलेगे? तो बोलना क्या बुआ? A.N. रे को। A.N. रे को। सरकार की इन कार्यों को प्रतिबंध न्यायपालिका नौकरशाही की बातें मानने लगी। अगला की बात बोला जाए, नेक्स्ट है आपातकाल की घोषणा। मेन तो हम लोग किसके पढ़ेंगे बुआ? आपातकाल के बारे में। मेन किसके बारे में पढ़ना? आपातकाल। आपातकाल की घोषणा के बारे में बोला जाए तो आपातकाल की घोषणा बुआ आपका होता है 12 जून 1975। 12 जून 1975 आपातकाल कब होती है? 12 जून 1975। 12 जून 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक संघ घोषित किया। असंवैधानिक घोषित कब किया था? इंदिरा गांधी हुआ 1971 को। बदनाम करने की कोशिश कर दिया था 1971 में। ठीक है, कब किया था? 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन, बड़ा इठल हुआ है हम सीधा कर तो सीधा लगा तो कैसा उसको इसी से बांध दो। आप ध्यान रखे 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थानदेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेगी। मतलब जब तक अपील ना आवे तब तक इंदिरा गांधी संसद में बनी रहेगी, संसद से हट नहीं सकती है वो। ठीक है, तो उसके बाद कहा था आने तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेगी, परंतु मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लगी। मतलब 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थानादेश सुनाते हुए कहा अपील में जो निर्णय लेने के बाद इंदिरा गांधी संसद में बनी रहेगी, लेकिन इंदिरा गांधी संसद के बैठक में भाग नहीं ले सकती। बैठक में भाग नहीं ले सकती इंदिरा गांधी। आगे देखो 25 जून 1975 को जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण ये गिला है आपसे नहीं। आप ठीक रहेगा। तो हम लोग लेकर आगे यहाँ इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की गई। मतलब इंदिरा गांधी के इस्तीफे की बुआ मांग। हर वो व्यक्ति बड़ा होने पर कभी ना कभी बुआ फंस जाते, याद रखना। जितना व्यक्ति हो, एक दिन अगर बड़ा हो जाओगे तो एक दिन तुम खतरनाक चक्रव्यूह में फंस जाओगे और चक्रव्यूह से निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर तुम सत्यवादी हो, तुम सत्य जानते हो, सत्य के राह पर चलते हो, वो चक्रव्यूह कैसा भी क्यों ना रचा जाए ऑटोमेटिक निकल जाओगे, है कि ना। और झूठा इंसान वहां पर क्या होगा? फंस जाएगा। तो इंदिरा गांधी बुआ झूठी नहीं थी, इसीलिए कोई चक्रव्यूह उनका काम नहीं करेगा। आगे लेकर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से
आग्रह किया कि वे सरकार की अनैतिकता पर अवैधानिक आदेश का पालन ना करे। 25 जून 1975 को मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री अनुच्छेद 352 आंतरिक गड़बड़ी होने पर के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दिया। तो लास्ट हुआ कब लगा आपातकाल की घोषणा? 25 जून 1975। किसने लागू किया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी पर अत्यधिक मात्रा में अत्याचार हुआ है ना विद्रोह हो रहा है, तो इंदिरा गांधी बेचारी क्या कर दिया? आपातकाल की घोषणा कर दिया। किस अनुच्छेद के तहत हुआ? 352 मध्य रात्रि में कर दिया था। आपातकाल के परिणाम क्या क्या निकला, हम लोग लेकर चलते हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री जब आपातकाल लगाई थी तो उसका परिणाम क्या क्या निकला? विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जो नेता वह विपक्ष के नेता था, जो तबाही मचा रहा था, इंदिरा गांधी की इस्तीफा की मांग कर रहा था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया था। इंदिरा गांधी के संसद में रहते हुए मध्य रात्रि के 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा लागू कर दिया। जैसे आपातकाल हुआ लगा, वैसे जितना भी विरोधी दल के नेता थे सबको क्या हो गया? जेल। आप सबको विपक्षी दल के नेता के जेल डाल दिया। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध करा दिया। धरना प्रदर्शन हड़ताल पर रोक लगा दिया हुआ। नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी कर दिया गया। आगे कहता है सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून के द्वारा राजनीतिक कार्रवाई गिरफ्तार कर दिया गया। आगे ध्यान दो, इंडियन एक्सप्रेस स्टेटन अखबारों के जिन समाचार को छापने से रोका जाता था वो उनकी खाली जगह में छोड़ देते थे। सेमिनार और मैनचेस्टर जेपी पत्रिकाओं में प्रकाशन बंद कर दिया गया। कन्नड़ लेखक शिवराम करांत ने, हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने आपातकाल के विरोध में अपनी पदावधि सरकार को लौटा दिया। मतलब ये क्वेश्चन तुमसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जो नीचे वाला मेरे लायक भी क्वेश्चन है, आ गया। क्वेश्चन कहा जाता है, इसीलिए देखो जितना पढ़ा रहे हैं ना सब हमको काम आता है। अब एक एग्जाम में जहाँ बैठते हैं ना तो कितना ना क्वेश्चन टकरा जाता है, मजा से घसते हुए चल जाते हैं। तुमको पढ़ाते अब इतना याद हो गया, पता है कितना याद हो गया? तो मेरा जो होता है जितना नट बाल्टू घसोगे वो उतना चमकदार होता है। इसलिए जितना हो सके उतना पढ़ो। पढ़ते पढ़ते इतना अभ्यस्त हो जाओ, जिस एग्जाम में बैठो वही एग्जाम क्वालिफाई कर दो। भले देर लगे, कुछ बनो लेकिन बेहतर बनो, बन के दिखाओ। अब बनेगी बस कितना अभ्यास करते करते। बोलता ना अभ्यास से गुण आता है और नहीं अभ्यास करने से गुण चला जाएगा। सेमिनार और मैनचेस्टर में जैसी पत्रिकाओं ने प्रकाश बंद कर दिया, सब काम खत्म। लेकिन आपातकाल के विरोध में अपनी पदावधि सरकार को लौटा दिया। क्या? फणीश्वर नाथ रेणु। तो बहुत याद रखना, ये नाम इम्पोर्टेंस है। किसने अपनी पदावधि को लौटा दिया था आपातकाल की घोषणा पर? फणीश्वर नाथ रेणु। समझ में आ गया? फणीश्वर नाथ रेणु। पता संविधान में आपातकाल घोषणा किस अनुच्छेद के तहत लगता है? किसने लगाया था? इंदिरा गांधी। कब लगा था? 25 जून 1975। 25 जून 1975। देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। अगर हम बोलेंगे तुमको 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। किसके शासनकाल में? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद को निर्वाचन को अदालत में चुनौती ना दे पाना और विधायिका के कार्यकाल में 5 साल से बढ़कर कितना कर दिया था? हुआ 6 साल। मतलब विधायक के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर क्या कर दिया? 6 साल। लेकिन पुनः 6 साल से घटाकर कितना हो गया? 5 साल। तो वह बोला जाएगा किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन 1976 को विधायिका के कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया, लेकिन पुनः 6 साल से घटाकर कितना कर दिया? 5 साल। आपातकाल पर विवाद क्या क्या है? बार बार धरना प्रदर्शन, सामूहिक कार्यवाही में लोकतंत्र के बाधित होना। आपातकाल का विवाद क्या क्या है? विरोधियों के द्वारा गैर संसदीय राजनीति का सहारा लेना, सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रम को अड़चन पैदा करना, भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचना। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू करने के कदम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के CPI ने समर्थन दिया।
अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए बुआ, जो इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल की घोषणा किया था 25 जून 1975 में, तो कौन से पार्टी ने समर्थन दिया था? सीपीआई ने। कौन दिया था? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ने। कम्युनिस्ट पार्टी ने, सीपीआई ने क्या दिया था बुआ? समर्थन दिया। विपक्ष बुआ कौन कौन थे? हम लोग लेकर चलते विपक्ष के बारे में। विपक्ष कौन कौन थे, ध्यान दो। तो लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने का अधिकार होता है। विरोध आंदोलन ज्यादातर समय अहिंसक शांतिपूर्ण रहे। गृह मंत्रालय ने उस समय कानून व्यवस्था को चिंता जाहिर नहीं किया। संवैधानिक प्रावधानों को दुरुपयोग निजी स्वार्थ हेतु किया गया था। संविधान का जो उपयोग हुआ निजी स्वार्थ के लिए, जो निजी स्वार्थ के लिए वो नहीं होना चाहिए था। क्या आपातकाल जरूरी था? देखते हैं हाँ या ना। ये गिला है आपसे, गाना हमको वो नहीं करता, मैं तो गाना गाते हैं। तो खाना तो गिलता है कि तुम खाना गिलती हो? हाँ, आपातकाल की जरूरत था। संविधान में बड़े सादे ढंग से कहा दिया अंदरूनी गड़बड़ी के कारण आपातकाल के लगाया गया। यह कारण काफी था आपातकाल लगाने के लिए। इंदिरा गांधी ने साफ साफ बोल दिया था अंदरूनी क्या था, खराबी कुछ हो गया था देश के अंदर, जिसके कारण हम क्या लगा दिए थे? आपातकाल। यह काफी है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, सरकार का कहना था कि भारत में लोकतंत्र है, इसके अनुकूल विपक्षी दल का चाहिए कि वह चुनी हुई सरकार को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दे। सरकार का कहना था कि बार बार धरना प्रदर्शन, सामूहिक कार्यवाही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता। ऐसे में प्रशासन का ध्यान विकास के कामों में भंग हो जाता है, इसीलिए क्या लगा दिया था? आपातकाल। बार बार धरना प्रदर्शन, छात्र आंदोलन, फलना आंदोलन, चिल्ला आंदोलन, इसीलिए उन्होंने क्या लगा दिया? वो आपातकाल। आप लगा कर देखो सीधा जेल में जाओगे, है कि ना। इंदिरा गांधी पावरफुल लेडीज थी, खतरनाक। अभी सिंदूर पर जो हमला हुआ था, बोलता है ना प्रधानमंत्री करेंगे, बैक करेंगे, चाहे उतना देर में इंदिरा गांधी तो सबको मार पछाड़ खत्म कर दिया था। इंदिरा गांधी क्विक एक्शन लेती थी, वो है इंदिरा गांधी, है कि ना। सोचती थी, सोचने का वक्त दे गई नहीं। आज हमला हुआ था, कल रात में उसमें हमला हुआ, भोरे पता चलेगा एक मुनते पाकिस्तानी उठेगा, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा थी इंदिरा गांधी। उस टाइम के उस जमाना की इंदिरा गांधी थी, खतरनाक। हाफ पैंट वाला आर्मी था, तैयार दौड़ा कर सबको मारा था। इंदिरा गांधी ने साहस आयोग में चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार में प्रगतिशील कार्यक्रम में अंग्रेज डाल रही थी और मुझे गैर संवैधानिक साधनों को बूते सत्ता मार देखभाल करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन की बात, कहा था वो आपातकाल के दौरान सीपीआई पार्टी ने इंदिरा गांधी के साथ दिया, लेकिन बाद में उसने भी यह महसूस किया कि उसने कांग्रेस का साथ देकर गलती किया। इंदिरा गांधी के समय में सीपीआई ने क्या दिया? समर्थन दिया, लेकिन बाद में महसूस किया जब कांग्रेस की सरकार को सपोर्ट क्यों किए। कौन सोचने लगा? बुआ सीपीआई। आपातकाल के दौरान किए गए कार्य क्या? 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार, पूर्ण निवारण, खेतीहार मजदूर को परिश्रमी पर पुनः विचार, प्रबंधन में कामगारों को भागीदारी, बंधुआ मजदूर की समाप्ति कर दिया गया, जनता की भलाई के लिए कार्य शामिल किया, विरोधियों को निवारक के नजर बड़ी कानूनी में तहत बंदी बनाया गया। ये सब क्या क्या आपातकाल में लागू हुआ? बुलाया था। फिर ध्यान दो, मौखिक आदेश में अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। हुआ दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी जैसे कार्य को किया गया था। आपातकाल के सबक, आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियों उजागर हो गई, लेकिन जल्द ही कामकाज लोकतंत्र का ही राह लौट गई थी। ठीक है, उसके बाद शायद आपातकाल काम खत्म। इस प्रकार कहा जाता है, इस प्रकार भारत में लोकतंत्र के विवाद कर पाना बहुत कठिन था। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालत ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को रक्षा सक्रिय भूमिका निभाने था। इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व आए थे। अतः संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया हुआ। इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में देगी। आपातकाल में शासक दल में पुलिस और प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया जाता था। संस्था स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही थी। संस्था स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर कार्य नहीं कर रहे थे।
छोड़ दे, बहुत है, कल और बताएंगे, आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत है। हाँ चलो, हाँ हाँ